The last chapter of macroeconomics is open economy, the macroeconomics. Okay, that is chapter number 6. In this chapter, there are two topics, that is foreign exchange rate and balance of payment, in short BOP. तो हम इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, इन दोनों टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इन टुडे दैट इज पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 1 होगा, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में. व्हाट डू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर that you have to learn it very carefully, because there are at least 4 to 6 marks that occurs in your board exams. Okay, in this video, in this class, we have to learn meaning of foreign exchange, types of foreign exchange, and in another video, part 2, we are going to discuss that is determination of फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो व्हाट डू मीन बाय द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन, देखिए, कोई भी कंट्री, एक डोमेस्टिक कंट्री होता है लाइक इंडिया. हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपने अकेले दम पर अपनी लोगों की संतुष्टि तो कर सकता है, लेकिन अपने दम पर डेवलपमेंट नहीं कर सकता. क्योंकि अपने दम पर डेवलप इसलिए नहीं कर सकता कि हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक कैपिटल्स, ओके, एंड जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ चीज़ों की कमी हमेशा होती है, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलके ही अपने आप को डेवलप कर सकती हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं. तो जब ज़रूरतों को पूरा करना है तो यहाँ पर सिस्टम होता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का. और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट भी होगा और उसका पेमेंट रिसीव भी होगा. तो इस तरीके से दो कंट्री के बीच जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो उनके बीच की करेंसियों का भी लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है. तो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ द फॉरेन करेंसीज. करेंसी ऑफ यूएस यूके आर द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. तो इंडिया को लेन देन करने के लिए क्या चाहिए? हमें फॉरेन की करेंसी चाहिए. तो फॉरेन की करेंसी जितनी हमारे पास होगी टू फॉर द एक्सचेंज, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, हमारे पास मान लो इस टाइम अगर हम कहें कि वी हैव 20,000 करोड़ डॉलर ऑफ रिजर्व, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. कि रिजर्व के थ्रू ही हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज़्यादा इजीली कर सकते हैं. नाउ द फॉरेन एक्सचेंज, और जैसे आल्सो फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में हम फॉरेक्स भी बोल सकते हैं, दैट इज FONEX, इन शॉर्ट फॉरेक्स. तो इज द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर. ये कन्वर्जन होता है. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि हम एक कंट्री, हम अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री के तक कन्वर्जन कैसे कर सके. सो हमारे पास एक प्रॉपर रिजर्व का होना जरूरी है फॉरेन करेंसी को कन्वर्जन करने के लिए. दैट रिजर्व इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. इन अदर वर्ड्स, आ करेंसी वैल्यू कैन बी पेग्ड टू अनदर करेंसी सच एज द US डॉलर, इवन ए बास्केट ऑफ करेंसीज. जैसे हम अपनी कंट्री को जब जैसे चाहे US डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सब रिजर्व होता है, तभी ये पॉसिबल होता है. राइट. नाउ द टर्म इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज आपको समझ में आ गया. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने एक टर्म यूज़ किया था एक्सचेंज या कन्वर्जन. जो कन्वर्जन होता है और जो एक्सचेंज रेट होता है, ध्यान में रखिएगा. एक मान लो इंडिया का रुपीज़ है और अमेरिका डॉलर है, तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या वो सेम है? नहीं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है. तो किस तरीके से रुपीज़ और डॉलर का आपस में कन्वर्जन होगा? तो जिस रेट पर ये कन्वर्जन होता है, दैट रेट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने का तरीका होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one unit of domestic currency is exchanged with the number of units of currency of another country. एक ऐसा रेट जिस रेट पर
हम अपने डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को फॉरेन कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट एक्सचेंज रेट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, फॉर एग्जांपल हमें रुपीज़ को कन्वर्ट करना है डॉलर के साथ, तो हमें पता है कि इस टाइम $1 के लिए वी हैव टू पे अबाउट 83 रुपीज़। तो दिस इज़ कि हम फॉरेन की 1 यूनिट के बदले में कितने रुपीज़ देने के लिए तैयार है या कितना रुपीज़ दिया जाना है। दैट रेट, ये जो रेट है इसी रेट को बोलेंगे हम कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है फॉर यूएसए। हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो एक्सचेंज रेट होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। जैसे इंडिया और डॉलर का मैंने बता दिया, इंडिया और रसिया का अलग होगा, इंडिया चाइना का अलग होगा, इंडिया जापान का अलग होगा, इंडिया पाकिस्तान का अलग होगा। इंडिया किसी के साथ इंडिया की वैल्यू ज़्यादा है, किसी कंट्री के लिए जो उस कंट्री की, जैसे यहाँ पर डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और हमारी कंट्री की वैल्यू कम है। लेकिन वहीं पर जापान की बात करेंगे तो इंडिया रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ की एन की वैल्यू कम है। तो ये अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है दो कंट्री के बीच में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, ठीक है, कितना इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कितना इन्वेस्टमेंट का आना जाना होता है। इसी बेस पे ये पूरा का पूरा रेट तय होता है। किस तरह से होगा वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि एक्चुअली में ये एक्सचेंज रेट तय कैसे होता है, किस तरह से होता है। नाउ हियर इज द टर्म कि इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द पीस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। एक कंट्री के एक करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में चेंज करने के लिए जो भी रेट लगेगा, जिस रेट पर ये होता है, दैट रेट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल 83 रुपीज़ इज फॉर $1, दैट इज दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द यूएसए फॉर इंडिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न एज डॉलर एक्सचेंज रेट। इसको हम रुपीज़ और डॉलर का एक्सचेंज रेट कह सकते हैं कि किस तरह से हम डॉलर और रुपीज़ के बीच में कन्वर्जन करते हैं। तो जो मतलब मान लीजिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ पूरा करना है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर कहे कि हमें डॉलर चाहिए तो हम डॉलर की वैल्यू पे उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं हमें रुपीज़ दो, तो हमें रुपीज़ में पेमेंट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमें ऑस्ट्रेलिया करेंसी चाहिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो हर कंट्री के साथ ये जो रेट होता है वो बदल जाता है, वो उस कंट्री के हिसाब से तय होता है जिस कंट्री के साथ एक्चुअली में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस कंट्री के साथ एक्चुअली में हम जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेशन, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, द टाइप इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नंबर 1 हियर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नंबर 2 फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड नंबर 3 दैट इज मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये 3 तरीके का एक्सचेंज रेट एक्चुअली में, जहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट बेसिकली आजकल कोई यूज़ नहीं करता है और फ्लेक्सिबल का यूज़ होता है, और फ्लेक्सिबल के बेस पे ही मैनेज फ्लोटिंग का चलता है। क्या है ये तीनों, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट की। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स? फिक्स का मतलब ही पता चल गया। फिक्स का मतलब होता है वेयर नो चेंजेस आर टेक प्लेस। फिक्स का मतलब होता है एक ऐसा जहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है, फिक्स हो जाता है, एक बार तय कर दिया तो कर दिया, कोई भी बदलाव वहां पर नहीं होता है। सो अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सेंट्रल बैंक तय करती हैं, एंड द एक्सचेंजेस कैन बी मेड बाय द सेंट्रल बैंक ओनली। एक ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए किस हिसाब से एक्सचेंज रेट तय होगा वो सेंट्रल बैंक तय करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और उसको अगर चेंज भी करना है तो सेंट्रल बैंक को ही करना होता है, कोई भी किसी भी तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। A fixed exchange rate system is undertaken by the government or the central bank which ties the country's official currency exchange rate। एक बार डिक्लेयर हो गया कि ये एक्सचेंज रेट है तो उसको जब तक गवर्नमेंट ना चाहे या सेंट्रल बैंक ना चाहे तब तक उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी के ऊपर सारा एक्सचेंज डील होना है, उसी पर ही सारा पेमेंट वगैरह होना है। आ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कीप अ करेंसीज वैल्यू विद इन नैरो बैंड। ये नैरो बैंड बनता है क्योंकि मान लीजिए हमारी कंट्री मजबूत हो रही है
तो हम चाह कर भी उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन होता है ये कुछ बेसिक परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। तो किसके अकॉर्डिंग ये तय होता है, उस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है ना। व्हाट इज एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्या होता है। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट और द करंट सेंट्रल बैंक कैन इंटरवेन द डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी रेट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेट करने के लिए पार्टिसिपेट करती है। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज लिंक टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। जो कंट्री का जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो गोल्ड के बेस पर तय होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में दो तरह के टाइप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट तय होता है, मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। इफ एक्सेस डॉलर आर एंटरटेन द मार्केट, द सेंट्रल बैंक विल प्रिंट मोर रुपीज टू बाई एंड एब्जॉर्ब द एक्सचेंज डॉलर, इंश्योर द रुपी डज नॉट स्टैंड अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। या अगर हमें डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उस केस में हमें ज़्यादा पैसे छापने पड़ते हैं ताकि हमारी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए और हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। एज अ रिजल्ट द फॉरेन रिजर्व विल गेट अ लार्ज बिल्डअप ऑफ डॉलर, और इसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर के कंपेरिजन में हमारा जो रिजर्व बहुत जल्दी क्या होता है, बिल्ड हो जाता है ड्यू टू द सेंट्रल बैंक परचेज, क्योंकि सेंट्रल बैंक डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके रुपीज़ देके जो है रिजर्व करने लगती है। तो बात होती है किस बेस पर फिर गवर्नमेंट तय करती है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। क्या मनमाने तरीके से होगा? नहीं, ये मनमाने तरीके से नहीं होता है, इसके पीछे कुछ बेसिक रूल होता है। तो दो सिस्टम है, देयर आर टू सिस्टम टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, सेकेंड वन इज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला था, सबसे ज़्यादा उस समय यूज़ होता था, सबसे किफ़ायती भी था और आसानी से इसके थ्रू जो है एक्सचेंज हो जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के अकॉर्डिंग तय करना पड़ता था। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। अलग अलग कंट्री में अपनी करेंसी को यहाँ पर गोल्ड के अकॉर्डिंग तय करना पड़ता है। इस कंट्री वाज डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के अकॉर्डिंग तय करना पड़ता था यहाँ पर। और किस तरीके से, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं इंडिया की बात और यूएसए में। यूएसए का डॉलर कितना होगा इंडिया के रुपीज़ के कंपेरिजन में। अब ये तय होगा इस सिस्टम में किसके अकॉर्डिंग? गोल्ड के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, वैल्यू ऑफ 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम तो दोनों कंट्री में सेम होगा। मान लेते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया में 60,000 रुपीज़ है, या मान लेते हैं 63,000 रुपीज़ है। कितना है? 63,000 रुपीज़ है। और वहीं पर यूएसए में सेम 10 ग्राम गोल्ड की कीमत जो है $900 है। कितना है? $900 है। देखिए इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी है? 60,000 रुपीज़, 63,000 रुपीज़, और अमेरिका में है $900, सेम 10 ग्राम। अब एक्सचेंज रेट कैसे होगा? 63,000 रुपीज़ एंड 900 का रेशियो निकाला जाएगा यहाँ पर। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 बन जा 9, 9 7 जा 63 और 0। इसका मतलब ये हुआ एक्सचेंज रेट कितना हो गया? $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। और ये तब तक चेंज नहीं होता था जब तक गोल्ड की वैल्यू, क्योंकि पुराने समय में गोल्ड की वैल्यू चेंज होती नहीं थी जल्दी। आज के टाइम में डेली गोल्ड की वैल्यू अप डाउन होता है, लेकिन उस टाइम में तो इस तरीके से एक बार ये तय होता था, जब तक गोल्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता था तब तक एक्सचेंज रेट यही बना रहता था। भले कंट्री कितना मजबूत हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक बार तय हो गया तो जब तक गवर्नमेंट ना चाहे कि गवर्नमेंट चाहे गोल्ड की वैल्यू अपनी कंट्री में चेंज कर दे, लेकिन उससे नेगेटिव इशू होना शुरू हो जाता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट में क्या होता है? ये लगभग 1867 से लेके 1933 के बीच में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा कंट्री में, जहाँ पर गोल्ड स्टैंड के थ्रू जो एक्सचेंज होने लगा था, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेज क्या थे, फ़ायदा क्या था इसमें? इसका फ़ायदा ये था लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं था। ईजिली कंट्री एक दूसरे के साथ इसको आसानी से जो है एक्सचेंज कर सकती थी। इसकी वैल्यू का तुरंत पता चल जाता था।
प्रिवेंट मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन इन बैंक्स में अलग अलग मल्टीपल डिपॉजिट पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी, अलग अलग तरीके की रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं, गोल्ड रिजर्व के अकॉर्डिंग काम चल सकता था। प्ले द रोल ऑफ स्टेबल इंटरनेशनल यूनिट, ये एक क्योंकि गोल्ड था पूरे हर जगह इसकी वैल्यू को आसानी से एक्सेप्ट किया सकता था, तो इजीली एक सिंगल कॉमन यूनिट की तरह इसका यूज होता था। गोल्ड कैन बी यूज फॉर सेविंग, गोल्ड को सेविंग के रूप में भी इसके गोल्ड लोग सेव करके रखते थे, अपने पास रिजर्व बना के रखते थे। इस तरीके से एक स्टेबल और फिक्स यूनिट की तरह गोल्ड काम कर सकता था, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। प्रॉब्लम्स विद द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्या प्रॉब्लम था? सम बिलीव गोल्ड रिसोर्सेज वुड बी डिप्लेटेड, प्राइसेस ऑफ गोल्ड वुड बी पुश्ड अप। कुछ लोग इसको डिप्लेट करते थे, इसकी प्राइस अचानक बढ़ सकती थी। वोलाटिलिटी ऑफ गोल्ड ड्यू टू द इस नैरो मार्केट, उसकी नैरो मार्केट में इसकी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। कुछ जगह पर गोल्ड की वैल्यू बहुत कम और कुछ जगह पर गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करता। जहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर गोल्ड सस्ता होता था, जहाँ गोल्ड बहुत कम पाया जाता है वहाँ पर गोल्ड महंगा होता है। इस तरह से जो है जब गोल्ड के अकॉर्डिंग करेंसी की वैल्यू ही गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत था। इसी दिक्कत को पूरा करने के लिए बाद में ब्रेटन वुड्स सिस्टम लाया गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक तरह का कॉन्फ्रेंस था जो 1944 में ब्रेटन वुड में हेल्ड हुआ। वहाँ पर यह तय किया गया कि दिस वाज अ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल गोल्ड सिस्टम, इंटरनेशनल गोल्ड सिस्टम से ये बिल्कुल अलग रखा गया और इसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को अपने करेंसी की वैल्यू को डॉलर में तय करना, क्योंकि 1944 के आसपास डॉलर की वैल्यू पूरे इंटरनेशनल लेवल में सबसे ज़्यादा होती और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका उस समय सबसे ज़्यादा मजबूत कंट्री, तो अमेरिका की डॉलर को, यूएस डॉलर को एक मीडिएटर करेंसी के रूप में रखा गया। उसमें कहा गया हर एक करेंसी को, हर एक कंट्री को अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से होगा? मान लीजिए ये यूरो है, ठीक है, यूरो की वैल्यू को गोल्ड में तय करना पड़ेगा और यहाँ पर डॉलर तय होता है गोल्ड के, डॉलर की वैल्यू को गोल्ड में तय कर देता था और उसी वैल्यू पर कंट्री की करेंसी को तय कर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिस्टम था, इसमें लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि जब गोल्ड में ही तय हो रहा है फिर हम डॉलर में कन्वर्ट क्यों करें। तो इस सिस्टम से ये सिस्टम बहुत दिनों तक चला नहीं, फिर प्रॉब्लम आ गई। इसके एडवांटेज था सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरमीडिएट विल बी नोटेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा सही हो गया। लेकिन सबसे बड़ी थी ये जो एक्सचेंज रेट रिजिडिटी था, एक बार तय होता था दिक्कत होती, क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग सब कुछ मानना पड़ता था। तो धीरे धीरे ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है सही नहीं चला और ये 1971 तक लास्ट हुआ। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एंड अदर नेशन ने मिलकर इस सिस्टम को क्या कर दिया, बंद कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, अब ओपन मार्केट में फ्लोटिंग रेट पे एक्सचेंज रेट। तो इसके बाद जो है नया एक्सचेंज रेट शुरू हो गया, दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन उससे पहले हम ये जानिए इसके फायदे क्या, मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके मेरिट क्या थे, फायदा क्या थे? जब हम इसकी मेरिट की बात करते हैं, इट इंश्योर्ड स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि जल्दी जल्दी इसमें चेंज होता नहीं है। एक बार पता चल जाता है करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, उसी रेट पे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आसानी से चलता रहता है। इट प्रमोट कैपिटल मूवमेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी अनसर्टेनिटीज, आसानी से कैपिटल मूवमेंट होता है। हमें पता है कि वैल्यू इतनी है और आगे टाइम तक इतनी वैल्यू रहनी है, तो कैपिटल को आसानी से एक्सचेंज कर सकते थे। इट प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो को हम प्रिवेंट करते हैं, कंट्री का पैसा बाहर नहीं जाता है। इट स्टॉप स्पेकुलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में किसी भी तरीके का अप डाउन को ये रोका जा सकता है। इट हैज़ टू गवर्नमेंट टू चेक द इन्फ्लेशन, इससे गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प मिलती है कि कंट्री के इन्फ्लेशन को क्या कर सके, रोक सके। तो उसके काफ़ी फ़ायदे थे, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी थी। डिमेरिट्स क्या था? इस रिक्वायर हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड, इस सिस्टम को पूरा करने के लिए गोल्ड रिजर्व का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इट डिस्करेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट, इससे फ्री मार्केट को जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है, इजीली एक्सचेंज होना, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको इंटरवेंट कर सकती थी, गवर्नमेंट का डायरेक्टली लिंक होता था, इसलिए फ्री मार्केट को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा इंटरवेट करता था। इट मे रिजल्ट इन द अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर, इससे अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन करेंसी होती थी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैल्यू बढ़ाना, अपने हिसाब से वैल्यू को घटाना, इससे थोड़ा सा नुकसान तो था ही। इट मे नॉट बी मार्केट इक्विलिब्रियम, इससे मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता था। एंड एन इकोनॉमी फॉलोइंग दिस सिस्टम मे फाइंड आउट द डिप्रेशन डिफिकल्ट टू कम्बर्ट देयर रिसेशन, और अगर एक इकोनॉमी रिसेशन में आ जाए तो उससे उभर पाना उस कंट्री के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। अब यहीं से ही फिक्स एक्सचेंज रेट से दो टर्म निकल के आते हैं, एक है डीवैल्यूएशन और एक है रीवैल्यूएशन।
अब डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ करेंसी इज ऑफिशियली डिक्रीज इन द फिक्स एक्सचेंज रेट। मान लीजिए गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू एक्सचेंज रेट तय हुआ है $1 इक्वल टू 70 रुपीज़, ये तय हो चुका है, गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। और गवर्नमेंट ने चाहा यार हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं यार गड़बड़ है, हमें अपनी वैल्यू को कम करना। जब गवर्नमेंट अब जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर के कंपेरिजन में कम कर देती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। देखिए पहले हमारी $1 के बाद में वैल्यू कितनी थी? 70 रुपीज़, और गवर्नमेंट ने जानबूझ के अपनी कंट्री की वैल्यू ₹5 कम कर दिया। नाउ वी हैव टू पे मोर देन बिफोर, तो इस सिचुएशन को डिवैल्यूएशन कहा जाता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पर डिवैल्यूएट करती है करेंसी की वैल्यू को। इसका अपोजिट होता है रिवैल्यूएशन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपेरिजन में बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू $1 के बदले में 70 रुपीज़ होता है, वहीं पर नाउ गवर्नमेंट ने तय किया नहीं हम मजबूत होंगे, अब $1 के बदले में वी हैव टू पे 68 रुपीज़, तो हमारी कंट्री की वैल्यू ₹2 से मजबूत हो गई, ठीक है ना। इस जब दूसरे कंट्री का हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, यानी कि हमारी कंट्री की वैल्यू कम हो रही है। अब दूसरे कंट्री का अगर हमें कम पेमेंट करना पड़ता है मतलब रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब हमारी कंट्री मजबूत हुई है। ध्यान में रखें इस बात को। अब इस सिस्टम के बाद सेकंड सिस्टम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द सिस्टम द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज रेट ओपन मार्केट में तय होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पर दो कंट्री के बीच में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट तय होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करती हैं। तो ऐसे में ये हमेशा थोड़ा अप डाउन होता चला जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, राइट। इसलिए इसको दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जाना जाता है। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बिकॉज द रेट चेंज विद द चेंजेस मार्केट फोर्सेस, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू द interactions bank firms and other institutions that we want to buy and sell foreign exchange in the foreign exchange market। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता रहता है, जहाँ पर डायरेक्टली बैंक फर्म एक्सपोर्टर इंपोर्टर का डायरेक्ट रोल होता है। द रेट ऑफ विच द डिमांड फॉर द करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई, एक ऐसा जहाँ पर कंट्री का डिमांड उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के बराबर हो जाता है। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही बराबर होते हैं तो उस पर हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट तय हो जाता है। अब किस तरह से तय होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ओके, नाउ मेरिट क्या है? मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर सबसे पहला मेरिट, यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट में गोल्ड रखना पड़ता बहुत ज़्यादा ह्यूज, बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इस सब का प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि यहाँ पर जो होना है मार्केट के अकॉर्डिंग होना है। अगर आप अच्छा वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग आपकी पॉजिटिव में है तो आपकी कंट्री की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर वही नेगेटिव है तो कंट्री की वैल्यू ऑटोमेटिक घटती चली जाएगी। इट इनक्रेज द वेंचर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज का जो वेंचर होता है रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ने का ये प्रमोट होता है, क्योंकि आप अपने कंट्री की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इट आल्सो इनहेंस द इफिशिएंसी इन द ऑल लोकेशन ऑफ, इससे हमारी कंट्री की इफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं नेगेटिव ना हो, उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, और एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डीमेरिट्स क्या है? इससे एक्सपेलोरेशन आता है इकोनॉमी, ये अप डाउन होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। हम ये कह नहीं सकते कि कंट्री की वैल्यू कल क्या होगी, हो सकता है कल बढ़ जाए, हो सकता है कल कम हो जाए। देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, इसमें सबसे खास बात स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेंज आते रहते हैं, और उसके चेंज आने से एक्सचेंज रेट भी बदलता रहता है। हम देखेंगे डेली एक्सचेंज रेट में कुछ ना कुछ अप डाउन होता रहता है। अंडर दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ माइक्रो पॉलिसीज बिकम इनकन्वीनियंट, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है जो पॉलिसीज़ का, वो बहुत ही ज़्यादा
जो है स्टेबल नहीं हो पाता है। देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी डेट डिस्करेज द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा डिस्करेज होता है, क्योंकि यहाँ पर कितना पैसा आएगा, आज हम डील करेंगे तो कल कितना वैल्यू हो जाएगा, इस चीज़ के कारण इंटरनेशनल ट्रेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। होता यह है कि ऑलरेडी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो रेट तय हो जाता है उसी रेट को गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़ा सा इंटरफेयर करके मैनेज करती है। सो इसको हम मैनेज फ्लोटिंग कहा जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग तो है क्योंकि ओपन मार्केट में तय होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे लिमिटेड क्वांटिटी पे मैनेज कर सकती है। इसको फिक्स और फ्लोटिंग का जो है मिक्स कहा जाता है। वेयर इन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑल द एक्सेसिव फ्लक्चुएशन चेक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। लेकिन जो फ्लक्चुएशन होता है सेंट्रल बैंक उसको चेक कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए ओपन मार्केट में तय हो गया है कि $1 इक्वल टू ₹83। ये ओपन मार्केट में तय हुआ है डिमांड सप्लाई के थ्रू, और गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही नहीं है, हमारे अपनी कंट्री की वैल्यू कम होनी है, तो गवर्नमेंट एक लिमिटेड टाइम तक एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको क्या कर सकती है, एक्सचेंज जो है मैनेज कर सकती है, अपने कंट्री को मजबूत या फिर इसको डाउन कर सकती है। तो दिस इज़ नोन एज मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इसको अपने कंट्री के लिए अपने वेलफेयर की यूज़ करती है, तो इसको हम कहीं ना कहीं एक दूसरा नाम से डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल वेलफेयर को नहीं, यहाँ पर अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट को हर गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश करती है, और ये ज़रूरी भी है ताकि कंट्री की नीड्स को पूरा किया जा सके, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में एक्सचेंज रेट को करने के लिए फ्लोटिंग को मैनेज कर सकें, ताकि उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड सही हो, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़े, उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट बढ़े, उस कंट्री में इंपोर्ट को कम से कम किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तभी इस रेट को जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सचेंज रेट है, सबसे पॉपुलर है। तो कैसे लगा आपको, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट तय होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ओपन मार्केट। ठीक है, समझ में आगे कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड बाय।